You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS Legal TV की जानिब से आपको खुश आमदीद। मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें हमें ताख़ीर हुई है जवाब देने में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ मसरूफियत है और क्वेश्चन इतने हैं कि सबका जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपके मैसेज में कहा था कि अगर आपको कोई सवाल है या आप इससे ज़्यादा पूछना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे ईमेल लिखा हुआ है इसके ऊपर आप पूछ के मकबूल मलिक साहब से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इसका कैसे हो सकता है, या आपके साथ में ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में नहीं मिलता, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके हमें मिले हैं, हम आज उनके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम मकबूल साहब से भी पूछेंगे कि जिन के सवालात आप हमारे पास पहुँचे हैं, यकीनन आपको तसल्ली होगी। सबसे पहले हम आपकी जानिब से मकबूल मलिक साहब को खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, और मेरी तरफ से सबको सलाम। और सबसे पहले तो मैं तारिक लोधी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फिर इस वीक हमें आपसे मिलाने की ज़हमत की है और खुशी इस बात की है कि इससे फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा उठाने के लिए हम सिर्फ लोधी साहब का नहीं बल्कि देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है हमारे चैनल पर और बेल आइकन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी और यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे को मैसेज भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, इसके लिए आज हम चलेंगे। सबसे पहले मलिक साहब, हमारे पास एक सवाल है, हमारे एक व्यूवर्स ने भेजा है जो फैमिली लॉ के हवाले से है। शायद उनको हमारे पिछले जवाबात में उनको तसल्ली नहीं हुई या कुछ अभाम रह गया या वो सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। उनका सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान में किसी ने दूसरी शादी की हुई हो और उसकी जो दूसरी वाइफ है उसके नाम पे घर भी हो और पहली वाइफ जो है वो उसकी यहाँ पे उसने डिवोर्स दे दी, तो वो जो डिवोर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड है उसका हक है कि वो उसके पाकिस्तान के उस प्रॉपर्टी पे भी ले सकती है जो उसकी दूसरी वाइफ के नाम है। शुक्रिया लोधी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन जब उसका डिवोर्स हो चुका है तो इट विल बी वेरी अनलाइकली कि वो हक अपना जता सकेंगे, क्योंकि ये फाइनल डिग्री होने से पहले पहले ये अपना फाइनेंशियल सेपरेशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो उसमें क्लेम कर लेती है उसमें तो फिर उसका हक है कहीं भी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, अमेरिका में हो, इट कम्स इनटू द पॉट। अच्छा, लेकिन उनका सवाल है कि अगर वो प्रॉपर्टी दूसरी बीवी के नाम पे है फिर तो नहीं ना, फिर तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है जब, तो वो कैसे नाम ले। लेकिन अगर उसके हस्बैंड का नाम उसमें शामिल है, ये केस बड़ा देखो, फिर तो उसका शेयर नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल ही नहीं है ना जी। अगर तो दोनों के नाम पे है लेकिन इसके शेयर पे वो कर सकती है। अच्छा, 50% ऑफ हिज शेयर उसके शेयर पे नहीं। हाँ, देखो ना, अगर कहें कि कोई जायदाद है कि 1 लाख पाउंड की है कोई पाकिस्तान में, दोनों के नाम पे है, तो 50% तो उसकी दूसरी बीवी के नाम पे पाकिस्तान में, तो बाकी बचा 50,000 जी। सो शी इज eligible for 25,000 pounds. That is how it works. यकीनन आपको इस सवाल के जो आपका सवाल का जवाब मिला होगा, इसमें वेरी क्लियर है कि जो भी दूसरी शादी वहाँ पे की हुई है और पहली शादी जो यूके में थी उसने क्लेम किया है कि इसकी शादी जो है दूसरी पाकिस्तान में इसकी प्रॉपर्टी है। मलिक साहब के कहने के मुताबिक वो उसका शेयर ले सकती है अगर उस प्रॉपर्टी में उसके हस्बैंड का नाम शामिल है, उसका 50% में से उसको 50% मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैंने किया हुआ है इस पे जी, और यही का है, कोई मेरा मतलब अपनी दूसरी बीवी के नाम पे मकान ले देता है या कोई बिजनेस ले देता है, तो वाइफ ने जो है ना वो क्लेम कर दिया उन पे कि ये हमें वापस चाहिए, और ये मेरा मतलब हाई कोर्ट का फैसला है। काउंटी कोर्ट में तो कुछ और हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट में और बाद में कोर्ट ऑफ अपील में हम गए थे, उनका फैसला है अगर जीते जी अपने आप को कुछ दे जाता है ना किसी और को, वो वाइफ क्लेम वापस नहीं कर सकती। अच्छा, अगर जिंदगी में वो किसी को दे दे तो। हाँ, और ये अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे।
इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा? वैसे भी मेरा मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई किसी को दे दे तो यू कांट रिकॉल इट बैक। हाँ, तो समझदारी की बात है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और सवाल ये आया है कि जो हमने कहा था कि चैरिटी वीज़े के ऊपर बात हो रही थी जी, इसके ऊपर हमारे एक व्यूवर ने हमसे ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन उनको चाहिए रिगार्डिंग दिस, ये जो 18 साल से ऊपर के बच्चा या बेटी या बेटा हो और वो अपनी जो चैरिटी वीज़े में वो आता है अपनी फैमिली को लेकर, तो क्या वो 18 साल से ऊपर के बेटा या बेटी आ सकते हैं? देखिए कोई भी यहाँ का कानून जितने भी है ना, फैमिली में 18 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल है कि यहाँ आ सकेगा। ठीक है, मेरा मतलब ही विल बी एंटिटी ऑन इट्स ओन जी। और अगर बेटी है, बेटी हो या बेटा हो, लेकिन पहली तो बात यह है, दिस इज ओनली अ टेम्पररी वीजा जी, राइट, एंड अ फैमिली मीन्स चिल्ड्रंस अंडर 18, ठीक है। राइट। और अगर वो ओवर हैं, ये नहीं कि नहीं आ सकते, देयर इज अ रीजनिंग कि वो अभी डिपेंडेंट ही है इन पे और दे आर स्टिल अंडर द एजुकेशन, दे हैव नॉट लेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, फिर तो ये केस है। लेकिन इट विल बी अ हर्डल, लेकिन इस हर्डल को पार करने के भी तरीके हैं। पहले तो अच्छा सा सोलिसिटर लें। अच्छा तो यही बात है। हाँ, ठीक। हर चीज का कोई ना कोई हल तो हो जाता है, लेकिन उसको जरा सोच और समझ में, और कितना आप इस पे स्पेंड करना चाहते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि एवरीथिंग इज नॉट अ सक्सेस एट द एंड, जी, कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही कोई कह सकता जी आ जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इट्स अ फाइट, राइट। और कई बार मेरा मतलब मोर और लेस अगर सही की जाए तो हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम तो पहले आपको यही मैंने समझाया था लोधी साहब, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो है आई एम पॉसिबल। ये हमेशा आपका ये डायलॉग याद आता है। अच्छा, हमें जो आपने पूछा है हमारे व्यूवर ने कि आप केस करना चाहती हैं, उसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आप हमारे मकबूल मलिक साहब से डायरेक्ट बात कर सकती हैं, जो नीचे ईमेल लिखा हुआ है। तो हम ऑनलाइन में आपको नहीं बता सकते कि ये केस हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। आप डिटेल दीजिए, मकबूल साहब से बात कीजिए, और ये आपका केस अगर आपका है हक तो ये ज़रूर आपका केस लड़ेंगे। ये आपने पूछा था कि आप केस करना चाहती हैं फ़ीस के बारे में, तो ये मकबूल साहब ये आपको बताएंगे, आप हमें ईमेल कर सकती हैं। यही मैं आपको कह दूं कि कई बातें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है जी, और एयर पे ना ही की जाए तो अच्छा है जी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल सिर्फ सोलिसिटर और क्लाइंट के दरमियान नहीं, बाकी पब्लिक जो सुनती है वो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि दूसरे आदमी को बिल्कुल खबर भी ना हो कि क्या कोई एक दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक है, दैट्स द मेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, हमें एक और क्वेश्चन किसी व्यूवर ने पूछा था कि आपने एक वीडियो में ये कहा है कि स्टार्टअप वीज़ा जो है, क्या आप उसको ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप वीज़े के लिए? तो ये मैं मलिक साहब से कहूँगा कि जो सवाल हमारे एक व्यूवर ने पूछा है कि जो स्टार्टअप वीज़ा है, इसके रिगार्डिंग इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या अगर कोई आदमी करे तो क्या आप स्टार्टअप वीज़े की फील्ड को भी कवर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, स्टार्टअप वीज़ा भी कर रहे हैं और इनोवेटर भी कर रहे हैं। उसके बाद में स्टार्टअप वीज़े के लिए सब कुछ, सबसे पहले ये है कि उस कैटेगरी में आपको फुलफिल होना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड है जी, राइट। और सबसे बड़ी है कि इंडोर्सिंग बॉडी से इंडोर्स कराना पड़ता है। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर मेरा मतलब ईमेल मी ऑन माय डायरेक्ट ईमेल एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिर वो चैरिटी का एक और सवाल भी है। किसी ने हमसे ये पूछा है कि अगर चैरिटी के वीज़े पे कोई शख्स यहाँ आता है, उसको चैरिटी वाले उसको अकोमोडेशन देते हैं या नॉमिनल उसके एक्सपेंस देते हैं, पॉकेट मनी उसको देते हैं, और वो क्या ही विल बी इंटाइटल्ड टू वर्क इन एक्स्ट्रा आवर जो उसके पास है? नो, ही कैन नॉट वर्क, ही कैन नॉट वर्क। तो ये साहब आपका सवाल था कि चैरिटी वीज़े पे आने के बाद वो कहीं काम कर सकता है, तो वो काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो स्विच कर सकता है? देखिए, जो चैरिटी वीज़ा है इट्स ओनली वैलिड फॉर 12 मंथ्स जी, और बात तो यह है कि अगले फिर 12 मंथ फिर वापस जाके 12 मंथ फिर नहीं आ सकता जी, एक साल उसको गैप होना चाहिए जी। लेकिन मेरा मतलब अगर वो एक्सटेंशन है कि चैरिटी का काम कुछ ऐसा है कि उसने निभाना है, तो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, वहाँ स्कोप है एक्सटेंशन का भी जी। लेकिन बात यह है कि चैरिटी वीज़ा लोग लगे हुए हैं,
मैं ना सुन के इतने की इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, इट्स नॉट व्हाट पीपल थिंक कि ओपन डोर नहीं है यार, देखें, यहाँ बैक डोर भी नहीं ओपन की इन्होंने और फ्रंट डोर भी नहीं ओपन की। लेकिन क्या है कि कुछ लोग चैनल पे मलिक साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जो चैनल पर ये कह रहे हैं कि जी आप वीजा स्विच कर सकते हो, कोई भी वीजा ओवर 6 मंथ हो तो देयर इज अ पोटेंशियल टू स्विच, ये भी बात याद रखें। ठीक है, कोई भी वीजा ओवर 6 मंथ हो देयर इज अ पोटेंशियल टू स्विच, इनका रूल है, ठीक है, राइट। लेकिन एज अ चैरिटी वीजा, राइट, आपने अगर चैरिटी पे आना है तो चैरिटी पे एक्सटेंशन करने की जरा शायद आपको मुश्किलात हों, ठीक है, लेकिन देयर इज नो वे यू कैन से दैट के ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, ठीक, राइट। बट अगर देखिए बात ये है कि अगर किसी को शक पड़ गया कि आपने ये वीज़ा लेना है और योर इंटेंशन इज नॉट देयर टू गो टू कलेक्ट चैरिटी, फिर तो आपको वीज़ा ही नहीं देंगे, वीज़ा नहीं देंगे, चाहे वहाँ से स्पॉन्सरशिप भी मिल गया हो, चैरिटी का वर्क परमिट भी मिल गया हो, सब कुछ मिल गया हो, लेकिन बाद में अगर उनको शक पड़ गया कि यू नॉट गोइंग, क्योंकि इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे ही है कि जैसे मैरिज का वीज़ा है, अगर उनको पता चला कि आप सिर्फ एंट्री गेन कर रहे हैं और दिस मैरिज इज नॉट गोना बी सब्सिस्टिंग और यू आर ओनली गेनिंग, वो रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये है, अगर पहले ही हमने सोच लिया कि वी आर आस्किंग क्वेश्चन कि मैं जी वहाँ पहुँचना करके ये कर लूँगा वो कर लूँगा, प्लीज़ पहले ज़हन में ये रखें कि यू आर कमिंग फॉर चैरिटी वर्क। उसके बाद में अगर सर्कमस्टांसेस कोई आके चेंज हो जाए, दैट्स डिफरेंट, दैट इज द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो किसके ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। अच्छा, हमें एक इंडिया से किसी साहब ने पूछा है, उसने कहा जी सबसे पहले तो हमारा नमस्ते कहिए मकबूल मलिक साहब को, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिला, हमने ईमेल की थी उसको, कमेंट भी किया था लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जी मैं इंडिया से हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस चैनल का और मैं हमेशा इसको सब्सक्राइब किया हुआ और मैं देखता हूँ। उनका सवाल ये है कि जो चैरिटी वर्कर को यहाँ आना होगा, क्या उसको भी किसी कोई मनी बैंक में डिपॉजिट करना होगी वहाँ पे? देखिए, उसको सिर्फ मैंने पहली बार ही बताया था कि कितने 1200 समथिंग उसको दिखाने पड़ेंगे कि उसके पास 90 डेज है, विच इज़ नथिंग। ठीक है, दैट्स ऑल ही हैज टू शो। तो एक जो अमाउंट है चैरिटी के लिए मलिक साहब ने आपको बताया, यकीनन आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर इससे ज़्यादा आप पूछना चाहते हैं, आपके नज़दीक अगर कोई अच्छा सोलिसिटर है उससे बात कीजिए, नहीं तो ये नीचे हमारा नंबर चल रहा है जो इन्फॉर्मेशन का है, उसमें ईमेल भी है, टेलीफोन नंबर भी है, बिला झिझक आप फ़ोन उठाइए और 1 सेकंड की दूरी पर मलिक साहब हैं, आपसे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना जी, तो इसी पे चैरिटी का एक है जो हमने पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि कौन सा वीज़ा कितने पैसे चाहिए, मतलब इट्स नो यूज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो इट इज़ अनदर थिंग, हमारी जो ये वीडियो जो है चैरिटी के ऊपर जो डिस्कशन हुई है वो ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको देखिए, सुनिए और यकीनन आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आप मुतमिन ना हो तो मलिक साहब मौजूद हैं। बात हो रही है हमारी मलिक मकबूल साहब से, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956 मलिक लीगल सोलिसिटर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी और हम बैठे हुए हैं हमारे मकबूल मलिक एडवोकेट के साथ। अब जो अभी हमने बातें की इस एडवर्ट से पहले, इस ब्रेक से पहले, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं जो इसमें नहीं डिस्कस किया गया या आपके जहन में है, किसी भी फील्ड का हो, अगर वो हमारे से मुताल्लिक है तो हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। मलिक साहब, हम बात कर रहे थे इसी सिलसिले में जो आगे ब्रेक से पहले, इसके बाद बताइए कि अभी नई ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ लोगों का मुझे बड़ा ईमेल आई है कि ये स्केल ऑफ वीज़ा क्या है। स्केल अप वीज़ा, स्केल ऑफ वीज़ा, स्केल ऑफ वीज़ा कि नहीं, यही कह लें कि कैटेगरी वही है कि टैलेंटेड वीज़ा लोगों के पास जो वर्क परमिट है उसी में ये कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि जो भी फर्म पिछले 3 साल से एटलीस्ट 10 पीपल को एम्प्लॉय करती हो और इज ग्रोइंग, उनके अकाउंट में बता दिया हो कि ये 20% ग्रोथ कर रही है एवरी ईयर,
वो स्केल ऑफ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ लाइसेंस होल्डर्स। ठीक। उस लाइसेंस होल्डर में ये है कि जो स्किल चार्जेस है ना वो बच जाते हैं, and that's going to be £5,000 by the way, अच्छा, स्किल चार्जेस। मनी है। और लेकिन और उसके रूट्स जो है ना कि ये हाईली स्किल्ड जो लोग हैं कि ग्रोथ है आपकी कंपनी की और आप ये लोगों को हाई स्किल के स्केल ऑफ वीज़े पे लगाना चाहते हैं, इसमें ये भी है कि यहाँ एंट्री होके आफ्टर 6 months ही कैन गो एंड वर्क समवेयर एल्स एज वेल। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट डिफर्स फ्रॉम द वर्क परमिट। सो अगर आप इसकी ज़्यादा भी ये आपने इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज ईमेल अस एंड सो वी कैन प्रोवाइड यू डू यू फिट इनटू दैट कैटेगरी और नॉट। मोस्टली पहली बात ये है कि लोग पूछना चाहते हैं कि डू आई फिट इनटू द स्केल ऑफ वीज़ा। मैं ये कहता हूँ कि जिस कंपनी में आपने जॉब करनी है ना, पहले ये पूछ ले कि क्या उस कंपनी के पास स्केल ऑफ वीज़े का लाइसेंस है कि नहीं है, राइट? क्या उनकी ग्रोथ ऐसी है कि नहीं है? I mean, this is only come into effect from the 24th of August now. लेकिन you have to ask not do I fit in as a worker or do ये कहना चाहिए कि जो कंपनी मुझे बुला रही है जो do they employer fit है, in जी। to me? सबसे पहले ऐसे वर्क परमिट में है कि आप कह देते हैं जी वर्क परमिट में क्या 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 चीज़ें चाहिए। नो, जो आपको वर्क परमिट दे रहा है कंपनी उससे चाहिए कि आपको बताएं कि ये हमारे ये वर्क परमिट है, ये हमारी प्लेसमेंट है, आपने वहाँ से एप्लीकेशन की हुई है और वो आपको वर्क परमिट देती है। और अगर होम कल आपकी एम्बेसी किसी भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फॉरेन कहीं भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आना चाहते हैं कहीं से भी, अगर वो वहाँ से पता करें कि क्या ये आदमी वाकई इसमें कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं, ही शुड डू। ये याद रखें कि अगर आईटी में है तो आईटी में उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए, हैज़ वर्कड देयर। अगर कोई मैनेजमेंट की जॉब है तो मैनेजमेंट में है। अगर टैलेंटेड वीज़ा उस टैलेंट में है उसकी जॉब, व्हाट हैज़ ही कंट्रीब्यूटेड टू दैट टैलेंट, इसीलिए आपको यहाँ चाहिए। दैट इज़ फॉर दी एम्बेसी टू डिसाइड एट द एंड। अच्छा, आपने कहा था कि इस स्केल अप वीज़ा के लिए जो भी आदमी या जो भी कंपनी फर्म दे सकती है या उसके पास फैसिलिटीज़ है और लाइसेंस की, उसके पास 10 एम्प्लॉय होने चाहिए, 10 लोग काम। 10 आप कम से कम, आई मीन दिस इज टू डू के उसकी ग्रोथ है, ये नहीं है इसका मतलब। देखिए जो कंपनी 1 to 10 एम्प्लॉय करती है ना वो छोटी कंपनी है, इट इज़ मिनिमम। जो 10 से ज़्यादा करती है ना उसे हम ज़्यादा कह देते हैं कि दे आर मीडियम साइज कंपनी। यानी मिनिमम 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। सिर्फ 10 एम्प्लॉय नहीं, मिनिमम उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए 3 साल पिछले अकाउंट्स में। मतलब 20% की ग्रोथ हो रही है, 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो अप्लाई कर सकती है फर्म एज ए स्केल ऑफ वीज़ा। स्केल ऑफ वीज़ा के लिए, हाँ। और स्केल ऑफ वीज़ा भी वही है। और ये इसका सबसे ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें कि जो वर्कर आता है ना उसे इनिशियल पीरियड के बाद वो कहीं भी जाके काम, इट कैन चेंज टू वीज़ा टू अनदर पर्सन। इनिशियल मींस 6 मंथ जो है, हाँ, पहले इसके पास काम करेगा फिर उसके बाद स्विच ओवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एम्प्लॉयर है जो इसके पास स्केल अप वीज़ा होगा उसके पास उसको 5,000 की रिलीफ भी। ये उसका मतलब ये, हाँ, ये वो भी ठीक है। ये वीज़ा इसलिए है कि जब वो आ जाते हैं ना यहाँ, कई कंपनियों के पास नहीं भी है ना स्पॉन्सर, दे कैन एम्प्लॉय देम आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 मंथ, हाँ, ये है बड़ी अच्छी स्कीम जो अभी डिस्कस की है मकबूल साहब ने। यकीनन अगर आप इस कैटेगरी के किसी भी हिस्से में आप आते हैं तो यकीनन इससे फ़ायदा उठाइए। और अब सॉरी, सबसे पहले तो वी शुड पे आवर फुल sympathy to the people who are suffering in Pakistan at this very moment, especially in the floods, क्योंकि इस वक्त फ्लड में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। ये 2010 से भी ज़्यादा है और 2005 में ज़लज़ला आया था कश्मीर से, उससे भी ज़्यादा लोगों को इस वक्त जो है ना नुकसान पहुँचे। और ज़रूरत ये है कि लोगों की जानें भी बहुत गई हैं इस बार। और पानी ऐसे आ रहा है जैसे कि किसी ने डिस्क्राइब किया था
some places look like little oceans. वेरी सैड जी, वेरी सैड। बहुत दुख होता है ऐसी वीडियोस, ऐसे क्लिप देखकर पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी सैलाब आता है बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, एनिमल्स डाई होते हैं, ज़मीनें ख़त्म हो जाती हैं, ज़राअत के ऊपर फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो वहाँ पर तिब्बी इमदाद पहुँचा सके। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी मदद आप करके भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी बात की है ना जी, जानने वाला था, उसके पास भैंसें थी, अच्छा, राइट। 5 लाख की एक भैंस है, 15 भैंसें थी उसके पास, राइट। और वो अपने आप को समझता था मैं बहुत एक अच्छा खाता पीता आदमी हूँ वहाँ, समझे ना, दूध बेचते हैं, जो भी करते हैं लोग वहाँ, राइट। और इस वक्त ये देख रहे ना तो कोई भैंस रही है, देयर ऑल गॉन इन द फ्लड। और जो जहाँ वो अपने चारा के लिए जाते थे वो भी खत्म हो गया, चीजें, उसकी जमीनें, और जो जमींदार था जिसने वहाँ बीजा हुआ था उसकी फसलें सब चली गई हैं। एंड एवरीबॉडी नीड्स हेल्प। किसी कंट्री पे ऐसी आफत आ जाए ना, the country can't solve it itself, they need external help। और पाकिस्तान जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो लोग बाहर रहते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत। हमने देखा अभी जो ओवरसीज पाकिस्तान में मेरा तो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी इतना पैसा 2.5 घंटे में किया है, इट्स अ रिकॉर्ड, राइट। लेकिन ये बात याद कर लें कि यहाँ एक होता है कि रेड नोज, राइट, मैराथन करते हैं, वो 80 मिलियन तो वो इकट्ठा कर लेते हैं एक रात में। सही बात। सो आई मीन ये कहना कि बहुत पैसा हो गया, और बात ये याद रखना कि 3049 miles of roads have been destroyed. We need an infrastructure बहुत खराब, right? Over thousands and thousands of bridges have been destroyed. Land is gone, right? And people's, ये कह ले कि ज़मीनों में जो ज़राअत हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई है, राइट। पीपल नीड योर हेल्प फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर गेटिंग ऑन देयर फीट्स, राइट। सो जितना भी हम कर सकें एक दूसरे के साथ मिल के, राइट, इफ़ वी जॉइन हैंड्स वी शुड हेल्प एज मच एज वी कैन, राइट। और दुनिया सारी हेल्प कर रही है, ये नहीं कि, और अगर आप कहते हैं कि जी लोग, अक्सर मैं सुनता हूँ कहते हैं जी वो जो जिसको भी दे दो वो खा जाता है, तो खुद कर दो। बिल्कुल सही यार, खुद कर दो जाके। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी पे तो अपने हाथ से जाके अपने खुद कर दो, मुस्तक तक पहुंचाइए। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है या सिंध में या साउथ पंजाब में या नॉर्थ में जो अफेक्टेड नहीं है, तो लुक इनटू योरसेल्फ। हमारे अपने अजीजों ख्वार बहुत हैं जो अफेक्टेड बाय हैं, आई मीन दे नीड हेल्प एट दिस टाइम, राइट। लेकिन दैट्स एन ओल्ड इंग्लिश सेइंग, राइट, डोंट फीड देम अ फिश, right? Teach them how to fish, right? That's what matters at this time. So I hope everybody helps everybody in whatever way they can. और आपने कुछ कहना है अब तो जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने फ्लड के बारे में भी बात की। यकीनन ये बहुत ही दुख की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के उस इलाके में फ्लड है जहाँ पर पानी पानी है और लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई उनका सबब बनाए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह मदद की है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो भी काबिल तहसीन है और काबिल दाद है। और यकीनन पाकिस्तानियों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत करते हैं। अफसोस ये है कि इतनी मोहब्बत, इतना मदद, इतना दिल रखने के लिए अपने वतन के साथ इनके वोट के हक़ को पसे पुश डाल दिया गया है। नाइंसाफ़ी है। फिर किसी वक्त मिलेंगे आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.